के रिवीजन के बाद अब पाठशाला में पहला चैप्टर आपके सामने रख रही हूं, इंटरनेशनल रिलेशन का। ईवीएम सिर्फ सरकार ही नहीं, देश की साख भी बनाती है। भारत के ईवीएम का दुनिया में डंका, लेकिन किसे शंका? विपक्ष को। आज हम ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात करेंगे। आप कहेंगे भैया इसकी क्या जरूरत है, हौले हौले धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ईवीएम जिसका इस्तेमाल आप अपने जनप्रतिनिधि, नगर परिषद, विधानसभा या संसद में भेजने के लिए, रिप्रेजेंटेटिव को चुनने के लिए करते हैं, ये ईवीएम अब सिर्फ पार्षद, विधायक या सांसद ही नहीं बना रही। एक जागरूक नागरिक होने के नाते आपको जानना चाहिए कि ये देश की साख का भी निर्माण कर रही है। पहले आपको ये तस्वीर देखनी चाहिए। इंडोनेशिया की यात्रा पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत हुआ। ये देखिए, हिजाब में छोटी छोटी बच्चियां आपको दिखाई दे रही है, जो चेहरे पर 2 इंच मुस्कान लिए देश के प्रधानमंत्री का स्वागत कर रही है। जकार्ता की सड़कों पर मोदी की एक झलक पाने के लिए लोगों की उत्सुकता साफ तौर पर दिखाई दे रही थी। आपने देखा, घुड़सवार दस्ते से लेकर मोटरसाइकिल एस्कॉर्ट्स तक मोदी के स्वागत में जबरदस्त तैयारियां दिख रही थी इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया के लोगों का प्रधानमंत्री मोदी के प्रति एक गजब का लगाव भी नजर आया। ऐसी तस्वीरें औपचारिकता से केवल आप डिफाइन कर ले नहीं चलेगा, उससे बढ़कर होती है। ये 2 देशों के मजबूत रिश्तों में सीमेंट बनकर उसे अटूट बनाने का काम करती है। लेकिन फिलहाल हम किस पर बात करने वाले थे? ईवीएम पर। कैसे भारत की प्रतिष्ठा और कूटनीतिक ताकत में ये इजाफा कर रही है। भारत और इंडोनेशिया के बीच आज जो 20 समझौते हुए हैं, उसमें एक समझौता ईवीएम को लेकर भी है, लेकिन उस पर मैं बात करूं उससे पहले ये 5 बड़े समझौते क्या है, बहुत आसान भाषा में आपको समझा देती हूं। पहला तो है ब्रह्मोस मिसाइल का, इसके बारे में आगे आपको डिटेल में बताऊंगी। दूसरा है गेहूं के बीज, मतलब ये जो गेहूं है, गेहूं के बीजों की सप्लाई जो भारत इंडोनेशिया को देगा। तीसरा है आईआईएम बेंगलुरु का इंडोनेशिया में कैंपस होगा। चौथा है मेडिकल प्रोडक्ट्स पर समझौता, जिसके तहत भारतीय दवाई और मेडिकल से जुड़े प्रोडक्ट्स, इक्विपमेंट्स इंडोनेशिया में पहुंचेंगे, उसकी मात्रा बढ़ेगी। पांचवा बहुत अहम है, जिसके बारे में अब बात करनी है, वो है दोनों देशों के चुनाव आयोगों के बीच MOU समझौता। इसमें भारत इंडोनेशिया के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बनाने में मदद करेगा। एक खास शब्द का इस्तेमाल किया, कोई बता सकता है? डेमोक्रेटिक सहयोग। हम डेमोक्रेटिक सहयोग को और मजबूत करने जा रहे हैं। इस शब्द के माने आप समझ रहे हैं? देखिए, आमतौर पर 2 देशों के नेता जब किसी मंच पर मिलते हैं तो किसकी बात करते हैं? मोटा मोटी किसकी बात होती है? कारोबार की बात होती है, सैन्य तकनीक की बात होती है, सामरिक दृष्टि से क्या होगा क्या नहीं होगा, समझौते कौन कौन से हैं, बिजनेस क्या है, इसकी बात होती है। लेकिन भारत ने एक कदम आगे बढ़कर डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक सहयोग की भी बात की। एक नया कूटनीतिक बेंचमार्क सेट कर दिया। क्या आप जानते हैं असल में इसका क्रेडिट किसे जाता है? इसका क्रेडिट जाता है ईवीएम को, यानी इलेक्ट्रॉनिक मशीन को। और इलेक्ट्रॉनिक मशीन कौन सी वाली? वोटिंग वाली, जिस पर बटन दबाकर आप लगातार भारत की लोकतांत्रिक ताकत का एहसास पूरी दुनिया को करा रहे हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इंडोनेशिया आप जानते हैं दुनिया का 3रे नंबर का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और आपको यह भी नहीं भूलना चाहिए कि इंडोनेशिया सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला मुल्क है। उसी इंडोनेशिया ने आज भारत की ईवीएम को आगे बढ़कर स्वीकार किया है और यह संदेश दिया है कि जिस तरह से भारत विविधता और लोकतंत्र को साथ लेकर चलता है, उसी तरह इंडोनेशिया भी लोकतंत्र की मजबूती के लिए आगे बढ़ेगा। ईवीएम वाला ये समझौता क्या है, इसका मतलब समझ लीजिए। 3 चीजें होंगी और हो सकती है। पहला तो यह कि भारत का चुनाव आयोग अपनी ईवीएम वाली जो टेक्निक है वो इंडोनेशिया के साथ साझा करे। कम समय में बड़े पैमाने पर जो ये मतदान होते हैं उसके चैलेंजेस कैसे हैं, उसका अनुभव और अनुभव से जुड़ी जानकारी आदान प्रदान करे। सोशल मीडिया के दौर में लोकतंत्र को सुरक्षित रखने की रणनीतियों पर भी दोनों देश जानकारी साझा कर सकते हैं। ठीक है, इंडोनेशिया में चुनाव कराना आप जानते हैं कितनी जटिल प्रक्रिया है। भाई लोकतांत्रिक मुल्क है तो चुनाव होता होगा ना,
लेकिन वहां पर चुनाव आसान नहीं है। इंडोनेशिया में चुनाव इसलिए आसान नहीं है क्योंकि 17,000 से ज्यादा छोटे छोटे टापू हैं। वहां पर एक साथ चुनाव होते हैं और अब तक वहां बड़े पैमाने पर ये जो चुनाव होते थे वो मशीन से नहीं होते थे, कागजी मतपत्रों का इस्तेमाल उसमें किया जाता था। तो नतीजे आने में लंबा वक्त लगता। बैलेट पेपर्स को नावों से, हेलीकॉप्टर से, दुर्गम रास्तों से हर आइलैंड, हर द्वीप पर पहुंचाना पड़ता था। फिर वापस उन्हें सुरक्षित लाना भी पड़ता था। आप समझ सकते हैं कि चुनावी खर्च इससे कितना बढ़ जाता होगा। जाहिर है भारत का सहयोग न केवल इंडोनेशिया के लोकतंत्र को हाईटेक बनाएगा, बल्कि वैश्विक स्तर पर भारत के ईवीएम के साथ साथ हमारे डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया की प्रतिष्ठा को भी एक नई ऊंचाई देगा। अब इसमें कोई जले तो जले, कोई दुखी हो तो हो, लेकिन जब वहां भारत की साख बढ़ रही है, ये ईवीएम पर किसी एक पार्टी का तो कंट्रोल है नहीं, किसी एक सरकार का तो कंट्रोल है नहीं। आगे आपको ये बताएंगे कि जिस भारतीय ईवीएम का दुनिया में डंका बज रहा है, उस पर विपक्ष को अपने देश के अंदर इतनी शंका क्यों है। लेकिन उससे पहले आपको कुछ आंकड़े दिखाती हूं। भारतीय ईवीएम को इंडोनेशिया में जो पहचान मिल रही है, ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हो रहा है। इससे पहले नेपाल, भूटान, नामीबिया भारत के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ले चुके हैं, वहां निर्यात की जा रही है। अच्छा, फिर मंगोलिया, मेडागास्कर, म्यांमार, कंबोडिया, फिजी, ये वो देश है जो भारत से वो इंक लगाते ना आप लोग हाथों पर, हम भी लगाते हैं, वो वाली इंक, वो स्याही जो है वो मंगवाते हैं भारत से, जो वोटिंग के दौरान आपकी उंगली पर लगाई जाती है और क्या खूबसूरती से ऐसे दिखाते हुए फोटो खिंचवाते हैं, ऐसे जैसे लोकतंत्र का सबसे महंगा गहना जो है आप ही की उंगली पर आया है, हीरे वाली अंगूठी की तरह। तो ये वो स्याही है जो इन अलग अलग मुल्कों में जाती है। और सिर्फ ये नहीं कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है वो जा रही है और स्याही जा रही है, हमारे बहुत सारे अधिकारी, चुनाव आयोग के बहुत सारे जो अधिकारी हैं, कई देशों में जाते हैं, उनको ट्रेनिंग देकर आते हैं। आयोग ने 2011 से अब तक अंदाजा लगा सकते हैं 141 देशों के 2,977 चुनाव अधिकारियों को सफलतापूर्वक ट्रेनिंग दी है कि नहीं? शानदार बात। फिजी, कंबोडिया, थाईलैंड, नेपाल, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, श्रीलंका, यहां के चुनावों के दौरान ऑब्जर्वर भी हमारे चुनाव आयोग ने उपलब्ध कराए हैं। अब आपके मन में यह सवाल आएगा, भाई मैडम सब इतना बढ़िया चल रहा है, ईवीएम इतना तगड़ा है, बाकी देश हम पर इतना भरोसा करते हैं, तो फिर यही हिंदुस्तान में ईवीएम की इस तकनीक का विरोध क्यों करते हैं? दुनिया के बड़े बड़े मुल्क तो लोकतंत्र की गवाही देनी जब होती है तो बाहें फैलाकर स्वागत करते हैं भारत के इस पूरे के पूरे प्रोसेस का, और उसी ईवीएम पर देश के अंदर विपक्ष के कुछ राजनीतिक दल सवाल उठाते हैं, क्यों? अब ये बात तो सही है। कुछ आरोपों की लिस्ट भी आपके सामने रख देती हूं ताकि आपकी याद ताजा हो जाए। हालांकि मुझे पता है कि आप लोग बड़े इंटेलिजेंट हैं। अलग अलग समय पर अलग अलग विपक्षी दलों ने, कभी कांग्रेस ने, कभी समाजवादी पार्टी ने, कभी तृणमूल कांग्रेस ने, बहुजन समाज पार्टी से लेकर आम आदमी पार्टी ने, जिस किसी ने भी हार का मुंह देखा उसने क्या किया? ईवीएम को आगे लाया। क्या क्या आरोप लगाया उसकी लिस्ट आप देख रहे हैं। कभी कहा गया कि सीक्रेट कोड के जरिए ईवीएम से छेड़छाड़ होती है, कभी आरोप लगा बटन किसी का दबाओ वोट बीजेपी को जाता है, कभी किसी पार्टी ने कहा कि ईवीएम का सिस्टम तो पारदर्शी है ये नहीं, कभी आरोप लगे कि ईवीएम के जरिए वोटों में बड़ी धांधली हो रही है। ये कहकर भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बदनामी की गई कि एक्सपर्ट की मदद से मशीन की चिप में गड़बड़ी की जाती है ताकि वोट का फायदा मिले। वैसे 2024 के चुनाव के बाद विपक्षी गठबंधन से ही एनसीपी के शरद पवार, नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, कई ऐसे बड़े लीडर थे जिनके सुर बदले क्योंकि जीते। सुप्रिया सूले, उमर अब्दुल्ला ने कहा ईवीएम को लेकर ये दोहरा रवैया ठीक नहीं है कि जीते तो हम, हारे तो ईवीएम, जीते तो हम, हारे तो ईवीएम, ये ठीक नहीं है। ईवीएम जब सही जब आप जीते,
और जब आप हार जाएं तो कहें नहीं ये तो गलत है, मैं खेल ही नहीं रहा। साल 2024 में खुद सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के खिलाफ दायर की गई एक याचिका को खारिज कर दिया था, पता है आपको? और ये कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जब आप चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम शानदार काम करता है और जब आप चुनाव हारते हैं तो उसके साथ छेड़खानी हो जाती है। जस्टिस विक्रम नाथ ने वही बात कही जो काफी स्वाभाविक है। सारे तर्कों, आंकड़ों और तस्वीरों को देखते हुए आज मेरे मन में एक विचार आ रहा है। देश की तरक्की में रुचि रखने वाले भारत के हर नागरिक से मैं ये कहना चाहूंगी, हमारे देश में करीब 97 करोड़ मतदाता है। देखा जाए तो दुनिया के किसी भी देश में इतने बड़े पैमाने पर और इतने सॉलिड तरीके से डिजिटल वोटिंग नहीं होती है। अमेरिका जैसे विकसित देश भी मतपत्रों यानी बैलेट पेपर से ही वोटिंग करवाते हैं और जलते हैं हमको देखकर। आज आप कह सकते हैं कि जिस तरह किसी देश के रसूख का या उसके रसूख को उसके पासपोर्ट की रैंकिंग से मापा जाता है, उसी तर्ज पर अगर कभी ईवीएम तकनीक और डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट के लिए ग्लोबल इंडेक्स तैयार होगा तो हैरान मत होइएगा, भारत इस ग्लोबल पोलिंग इंडेक्स में अव्वल और टॉप पर होगा। अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन रहेंगे वहीं कहां जहां अभी प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री कहां है? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया और भारत के बीच में जो 5 अहम समझौते वो तो आपको हमने बताए, लेकिन 20 जो समझौते हुए उसमें एक समझौता ऐसा है जिसने कट्टरपंथी लोगों के अंदर बेचैनी की जो मात्रा है ना उसको बढ़ा दिया है। क्योंकि पीएम मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम बहुल देश इंडोनेशिया में वहां के सबसे बड़े हिंदू मंदिर के रेनोवेशन यानी जीर्णोद्धार का वादा कर दिया है। इस मंदिर का नाम जानना चाहेंगे? यस मैम। प्रम्बानन मंदिर। क्या नाम है? प्रम्बानन मंदिर। ये इंडोनेशिया में 1000 साल से ज्यादा पुराना मंदिर है और त्रिमूर्ति हमारी यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश, उनको समर्पित मंदिर है। इस मंदिर का एक बड़ा हिस्सा वक्त के साथ जीर्ण शीर्ण हो गया, फिर इसका रेनोवेशन किया जाना था और उसकी जिम्मेदारी पीएम मोदी ने उठाई है। कट्टरपंथियों के दिल का दर्द थोड़ा और बढ़ेगा जब ये बताऊंगी कि पीएम मोदी ने ये जो वादा है कि मैं इसका जीर्णोद्धार करवाऊंगा, इंडोनेशिया के आग्रह पर किया है। दरअसल इंडोनेशिया वो देश है जहां एक तरफ तो इस्लाम की अजान गूंजती है और दूसरी तरफ प्राचीन हिंदू मंदिरों को आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। इंडोनेशिया के जितने भी लोग हैं, हिंदू के मुस्लिम, हिंदू मंदिरों को किसी मजहब के चश्मे से वो नहीं देखते हैं, उसे वो अपनी सांस्कृतिक विरासत और सभ्यता की अमूल्य धरोहर के रूप में देखते हैं। यही बात बहुत से लोगों को चुभती है। आपको याद होगा कुछ साल पहले पीएम मोदी की पहल पर यूएई में भव्य हिंदू मंदिर का निर्माण हुआ था। 2019 में पीएम मोदी की यात्रा के बाद 2022 में बहरीन के क्राउन प्रिंस ने हिंदू मंदिर के लिए भूमि दे दी थी। कट्टरपंथियों के तो एकदम सांप लौट जाना ना, वो हो गया था। लेकिन अब मुस्लिम आबादी के लिहाज से दुनिया के सबसे बड़े देश में एक हिंदू मंदिर के जीर्णोद्धार की बात से तो तकलीफ होगी ना। पीएम मोदी कल प्रम्बानन मंदिर को देखने जाएंगे, जहां आपको भारत और इंडोनेशिया के 2000 साल पुराने आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रिश्तों की झलक दिखाई देगी। राष्ट्रपति प्रभुओं के साथ मुझे योग्याकार्ता में प्रम्बानन मंदिर के कंजर्वेशन प्रोजेक्ट को लॉन्च करने का सौभाग्य मिलेगा। 1000 वर्ष से भी अधिक पुराना प्रम्बानन मंदिर भारत और इंडोनेशिया की साझा सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। हमारे इतिहास में साझा संस्कृति है, हमारे वर्तमान में साझा विश्वास है और हमारे भविष्य में साझा समृद्धि है। लेकिन कितनी अजीब बात है कि एक तरफ भारत में ऐसे लोग हैं जो सनातन के प्रचार प्रसार को लेकर पीएम मोदी का विरोध करते हैं
लेकिन दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम मुल्क इंडोनेशिया में अपनी आध्यात्मिक पहचान इसे मान रहे हैं वो तमाम लोग, जबकि बड़ा मुस्लिम मुल्क है। अपने सबसे बड़े हिंदू मंदिर की विरासत को बचाने के लिए वो पीएम मोदी की मदद मांग रहा है मुल्क। इसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन इस मंदिर के बारे में थोड़ा आपको बताती हूँ। ये जो आपको मंदिर सामने दिखाई दे रहा है, सबसे बड़ा इंडोनेशिया का हिंदू मंदिर है। राजधानी जकार्ता से लगभग 550 किलोमीटर दूर योग्याकार्ता में जावा द्वीप पर है ये। प्रम्बानन मंदिर का निर्माण हुआ था 9वीं शताब्दी में, लगभग 850 ईस्वी में। तो उस हिसाब से ये मंदिर करीब 1175 साल पुराना है। इस मंदिर का निर्माण संजय राजवंश के शासकों ने हिंदू त्रिमूर्ति, कौन सी वाली, ब्रह्मा विष्णु महेश के सम्मान में करवाई थी। बाद में उनके उत्तराधिकारियों, उनमें से एक रकई पिकातन, उनके शासनकाल में इसका विस्तार हुआ। उस दौर में जावा में हिंदू और बौद्ध दोनों राजवंशों का बहुत प्रभाव था। इस पूरे मंदिर परिसर में 240 छोटे छोटे मंदिर हैं, 8 प्रमुख मंदिर हैं। सबसे ऊंचा मंदिर भगवान शिव का है, जो लगभग 154 फीट ऊंचा है। साल 1991 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया था। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मंदिर का निर्माण ज्वालामुखी के लावा से निकले पत्थरों से किया गया। इस मंदिर का एक बड़ा हिस्सा भूकंप की वजह से नष्ट हो गया, जिसे अब भारत की मदद से दोबारा तैयार किया जाएगा। इस मंदिर को और बारीकी से अगर देखेंगे तो इसमें दक्षिण भारत के मंदिरों की आपको साफ झलक दिखाई देगी। भारत की कला और संस्कृति का बहुत गहरा प्रभाव इनमें दिखेगा। आज भी इंडोनेशिया में रामायण और महाभारत का मंचन होता है। एक मुस्लिम देश में भगवान राम और श्री कृष्ण को आदर्श माना जाता है। और सबसे खास बात यह है कि इंडोनेशिया ने अपनी प्राचीन विरासत और संस्कृति को आज भी जिंदा रखा है। यह मजहब के चश्मे से नहीं देखा जाता। यहां पर इंडोनेशिया की पहचान में भारतीय संस्कृति की झलक के ऐसे ऐसे सबूत आज आपको दिखाऊंगी कि आपका दिल खुश हो जाएगा। इंडोनेशियाई नौसेना का आदर्श वाक्य आप जानते हैं क्या है? जलेश्वेव जयामहे। ये संस्कृत भाषा में है और इसका अर्थ है समुद्र में हमारी विजय होती है। इंडोनेशिया का 20,000 रुपया जो नोट है ये आपके सामने है। थोड़ा सा इसे गौर से देखिए आप। आपको अपने भगवान दिखाई दे रहे हैं इसमें कहीं? गणेश जी। और एक और आपको तस्वीर दिखाई दे रही होगी। 2008 तक तो चलन में ये वाला था जिसमें गणेश जी की तस्वीर दिख रही थी। रुकिए रुकिए, दोबारा पीछे जाइए। हाँ, ये वाली। हाँ रुकिए। नया जो नोट आया है ना, उसमें गरुड़ की तस्वीर आपको दिख रही होगी। ऊपर देख रहे हैं आप? वो गरुड़ की तस्वीर है। इंडोनेशिया की राष्ट्रीय एयरलाइंस, अब लाइए वो स्लाइड। गरुड़ इंडोनेशिया, इसके ठीक ऊपर आपको देखिए एक लोगो सा दिखाई दे रहा है। वो गरुड़ भगवान विष्णु का वाहन है। भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ की आप उस वक्त तस्वीर देख रहे थे। इंडोनेशिया के शहरों में अर्जुन और श्री कृष्ण की प्रतिमाएं जगह जगह लगी हुई है ताकि पूरे देश में महाभारत और गीता का उपदेश फैलाया जा सके। और हमारे यहाँ सनातन की बात करने पर बहुत लोगों के हप करके मुंह फूल जाते हैं। उनको लगता है कि दूसरे मजहब को डराया जा रहा है, कमतर दिखाया जा रहा है। इंडोनेशिया अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का कितना ख्याल रखता है, इससे जुड़ी आपको तस्वीरें दिखाती हूं मैं। ये जो तस्वीर आपको अभी दिखाई दे रही है ना, ये इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ इंडोनेशिया की तस्वीर है। बहुत गौर से देखिएगा, बहुत खूबसूरत तस्वीर है। इस देश के मुसलमानों को भी ये तस्वीर देखनी चाहिए और जो मुसलमानों को डराते हैं उनको भी ये तस्वीर देखनी चाहिए। ये इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ इंडोनेशिया की तस्वीर है। यहाँ 2010 में खुदाई के दौरान आपको दिखी होगी एक झलक छोटी सी। ये देखिए, भगवान गणेश जी और शिवलिंग की वहां पर मूर्ति दिखी। एक तो शिवलिंग निकले और एक भगवान गणेश। ये मूर्ति करीब 1000 साल पुरानी है। अच्छा मुझे बताइए क्या किया होगा?
इस्लामिक मुल्क है, इस मूर्ति का क्या किया होगा उन्होंने? पूरी जमीन ही दे दी होगी। मैं बताती हूँ क्या हुआ। इन मूर्तियों के मिलने के बाद इंडोनेशिया की सरकार ने इन्हें अपनी धरोहर का हिस्सा मानकर यूनिवर्सिटी के परिसर में पूरे सम्मान के साथ स्थापित कर दिया। इंडोनेशिया सिर्फ भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का फॉलोवर नहीं है, वो उसे महसूस करता है, उसे जीता है और बड़े फक्र के साथ। 24 करोड़ जो है वो कलमा गो है, लेकिन भगवान राम को अपना पूजनीय भी मानते हैं। और केवल सांस्कृतिक विरासत के फॉलोवर नहीं है इंडोनेशिया के लोग, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी जबरदस्त फैन हैं। आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने पीएम मोदी की तारीफ में जो बातें कही, उसे सुनकर भारत के विपक्ष की तो भैया नींद उड़ जाएगी। राष्ट्रपति सुबियांतो ने सबसे पहले कहा कि आई डोंट वांट टू बी इन्वॉल्व्ड इन डोमेस्टिक इंडियन पॉलिटिक्स, यानी मैं भारत की आंतरिक राजनीति में शामिल नहीं होना चाहता। लेकिन यह कहकर वो पूरी तरह से राजनीति में शामिल हो गए। उन्होंने कहा मैं नरेंद्र मोदी जी का बड़ा प्रशंसक हूं। राष्ट्रपति सुबियांतो ने यह तक कह दिया कि उन्होंने 5 बार चुनाव लड़ा, 4 बार हार गए, फिर उन्होंने पीएम मोदी की नीतियों को स्टडी करना शुरू कर दिया और उसके बाद ये प्रेसिडेंट बन गए। और इंडोनेशिया में जाने के बाद प्रधानमंत्री के इस दौरे में आप देखिए एक के बाद एक इंडोनेशिया में विपक्ष पर ही हमले हुए हैं। ईवीएम कमजोर कड़ी साबित हो गई विपक्ष के लिए। मजहबी तौर पर भी ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण ये चलता रहता था, उसमें भी आप देखिए मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए मदद मांग ली। और फिर आखिर में जाते जाते सिक्सर क्या कह गए कि मैं मोदी की नीतियों को स्टडी करता हूं। अब आगे बढ़ते हैं, इथेनॉल पर बात करनी। देखिए भारत में इथेनॉल आज टी फॉर ट्रेंडिंग रहा, टी फॉर ट्रबल भी रहा और टी फॉर टफ भी रहा। और टफ इसलिए बना दिया